मैं तो हमेशा ही ठीक रहूँगी, तुम देखो तुम्हारे हाल ठीक होने चाहिए। चलो, कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़े थे हम? लोकसभा राज्यसभा ना? हाँ, कल इनकी वर्किंग किस तरह से, कंडीशंस में कैसे क्या काम करते हैं, ये पढ़ लिया था। आज हम बातचीत करते हैं। राज्यसभा का शायद हाफ ही पोर्शन हुआ था, चेक करो, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, टाइम ओवर हो गया था ना। पेज नंबर बताओ मुझे, कहाँ तक पढ़ लिया? 83 पर हैं, ठीक है। 83 पर नहीं, 83 नहीं, हम पहले थे। 76 देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बताया था, इसका नाम 54 तक था, फिर इसका नाम बदल के हुआ राज्यसभा। 77 का स्टार्ट करना था। हाँ, ये टॉपिक मैंने कहा था लंबा है, टाइम पकड़ेगा ना, ठीक है। कल हमने एक बातचीत की थी, आपके देश में राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं, इसका डिवीजन कैसे था? ये 12 कौन है? नहीं, नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स। किसने नॉमिनेट किए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से फील्ड के थे? आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज में। ये 12 थे। ये अपने आप मर्जी से बुलाया या सीओएम से पूछा? सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होता है? यानी पीएम ही इन 12 को भेज सकता है, कहीं ना कहीं पीएम के चहीते ही जा सकते हैं। ये 233 कैसे बने थे? 229, 28 प्लस 2, ये कैसे बने? 229 प्लस 4, ये 4 कहाँ से आए? दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, ये 2 मतलब यूटी, और ये 28 से बने ये दिल्ली और पौंडीचेरी से कितने थे अगर तुम्हें याद हो? ये 3 प्लस 1, बाकी ये सब स्टेट से। कल यही सब पढ़ाया था। अच्छा, एमएलए जो होते हैं वो अपने स्टेट से, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आज मान लीजिए हरियाणा के एग्जाम्पल से बात करते हैं। कल हमने यूपी से पढ़ा था। हरियाणा में टोटल एमएलए कितने हैं? ये 90। कितने एमपीज को भेजते हैं देश में? 2 तरह के एमपी जाते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5। मैं एक स्पेसिफिक स्टेट से एग्जांपल दे रही हूँ। ये 90 लोग इन 5 को भेजेंगे, तो ये 5 के 5 90 भेजेंगे, तो कैसे भेजेंगे? क्या सारे 90 एक पार्टी के हैं? क्या पार्टीज का इस चीज पे फर्क पड़ता है कि किस पार्टी के ज्यादा आदमी है ना? उनका अनुपात ज्यादा। देखो कैसे, मान लीजिए आपके इस 90 में मेजोरिटी इन केस बीजेपी की है, तो इस 5 में से ज्यादा आदमी किसकी मर्जी से जाएंगे? बीजेपी। एक इमेजिन कर लेते हैं, 3 आदमी बीजेपी की मर्जी के, 1 कांग्रेस का और बाकी सब अदर्स का 1, इस तरीके से जाएंगे। ये 3 मैंने अंदाजन इसलिए लिखे क्योंकि एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर आज की डेट में लगभग स्टेट से जितने बनते हैं वो सब किस पार्टी को बिलोंग करने वाले हैं? क्योंकि कल मैंने बताया था पूरे देश में इस टाइम पर अगर आप ढूंढने चलो कांग्रेस के सीएम, आप विकिपीडिया पे लिस्ट देखो अगर कि कौन से स्टेट में कांग्रेस है, सिर्फ 2 में दिखाई देती है। एक राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में। एक बाघेल बैठे हैं और एक अपने ये कैलाश गहलोत, सिर्फ 2। अब अगले इलेक्शन में अगर ये सीएम नहीं बनते तो फिर पूरी तरह से गायब दिखेगी कांग्रेस मेजॉरिटी में। हाँ, गठबंधन में कहीं इक्की दुक्की जगह चल रही है, पर अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी अकेली भी खूब चल रही है और कुछ इलाकों में क्या बना रखा है इसने? गठबंधन, वहां भी इसकी अच्छी रेपो है। तो आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि शायद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 10-20 साल के बाद कांग्रेस में अगर कोई ताकतवर लीडर नहीं मिला तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म मिलेगी। हमें जो आज पढ़ना है टॉपिक वो इसी के बारे में है। थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अगर समझ में नहीं आया। देखो जरा, पेज नंबर कहाँ थे हम? 77। पहला पॉइंट देखो 77 का, चुनाव कैसे होता है राज्यसभा का? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितनी ज्यादा सीटों में किसी पार्टी का प्रेजेंटेशन होगा उसकी उतनी मजबूत पकड़ होगी कि मेरे कितने आदमी मेरी पसंद के जाएंगे। आज पूरे देश में लगभग किस पार्टी के लोग छाए हुए हैं? तो ये मान के चलो राज्यसभा में भी किस पार्टी के ही आदमी दिखेंगे। कल शायद मैंने बताया था राज्यसभा के 100 आदमी बीजेपी के इस टाइम, और 29 आदमी किसके हैं? कांग्रेस, और बाकी सब इनसे नीचे हैं। तो नंबर 1 पे राज्यसभा में किसका नाम चल रहा है? बीजेपी। और ऐसे ही लोकसभा में नंबर 1 पे किसका नाम चल रहा है? बीजेपी का। तो इसलिए सारी नीतियां किसके अकॉर्डिंग बन रही हैं? बीजेपी के अकॉर्डिंग। आगे देखो, राज्यसभा के लिए, राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या हर साल की मापते हैं, 71 की चल रही है। किसने कहा था 71 के बाद की नहीं देखनी? इंदिरा गांधी। अब देखेंगे तो 31 के बाद, जो 31 आएगा इसके बाद। यूपी राज्य में सर्वाधिक कितने एमपी हैं? 31। तुम्हें मैंने बेसिक बैच में एक लिस्ट याद कराई होगी, 80, 31, 48, 16, 40, 16, 48, 19, 40, 16, 42, 16। एक बार उस लिस्ट पे नजर डालो ताकि तुम भूलो ना। अगले पेज पे आओ, अगले पेज पर है, देखो 78 पेज पर ऊपर लिखा है, चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये सारे वही स्टेट हैं जो तुम पढ़ के आए थे बेसिक बैच में। सबसे पहले लिखा है यूपी,
क्या था यूपी का आंकड़ा? 80-31। 80 क्या थी? लोकसभा। क्योंकि ये टेबल राज्यसभा का इसलिए 31 लिखे, अपने हाथ से यहाँ 80 भी लिख लो, क्योंकि तुम्हें याद है 80-31, 80 लोकसभा की, 31 राज्यसभा। आगे लिख लेना 80-31, पढ़ते टाइम याद रहेगा। महाराष्ट्र बोर्ड पे देखो, इसका मैंने बताया था ट्रिक ऐसे, 4 और 8 इसकी बनावट में था, 48-19, 48 लिख लो यहाँ। आंध्र प्रदेश में खिचड़ी पका रखी थी राज्यसभा इसकी, क्या नाम है, राजस्थान और गुजरात की, 25-11, 26-11 तो गुजरात की है, 25-10 राजस्थान, 25-11 लिख लो। तेलंगाना 7 स्टार बिल्डिंग बनाता था, 17-7, 17 लिख लो इसके आगे, 17-7। तमिलनाडु 3-9, 39 लिख लो, 39 और पीछे 18 है ही। बिहार में कितनी थी? 40-16 लिख लो यहाँ, 40-16 लिखा ही है। पश्चिम बंगाल में 42-16। कर्नाटक बहुत नाटक करता था, 12 का दुगना 28 बताता था, 28 लिख लो, कर्नाटक में 28-12। मध्य प्रदेश में 2-9-11, जंगल में भाग गए थे ना, 29-11। गुजरात के दंगे 26-11, 26 लिख लो। इसके बाद उड़ीसा की बनावट शाह की 21 जैसी है, 21-10 लिख लो, 21। राजस्थान की 25-10, 25 लिख लो। केरल की 20-9, 20 का आधा 9 बताते थे वो। पंजाब को क्या बोले? 13-7, 7 लिखे, 13 तुम लिख लो। असम बराबर नहीं था, समान नहीं था, 14-7। झारखंड नहीं याद कराया था बेसिक में, 14-6 हैं, ये तुम नया याद कर रहे हो, 14-6 झारखंड का। 25 स्टेट कराए थे, 3 छुड़वा दिए थे, उनमें से झारखंड है। छत्तीसगढ़ में आ जाओ, 11-5, 11 लिख लो यहाँ। हरियाणा में कितने आदमी? 10-5 आदमी आए बैठे खाएं। जम्मू कश्मीर में 6-4। अब जम्मू कश्मीर इसलिए नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूटी में डिवाइडेड है, और अब यहाँ आगे पता नहीं विधानसभा बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे। नेक्स्ट देखो, हिमाचल प्रदेश, जितने अक्षर उतनी सीटें, हिमाचल में कितने हैं? 4 और प्रदेश में 3। उत्तराखंड नहीं पढ़ा था, 5-3 लिख लो यहाँ, 5-3। नागालैंड 1-1, मिजोरम 1-1, मेघ 3 मणि 2-1, 2-1, 2-1, मणि 3 और मेघ के सामने 2 बना लो। सिक्किम 1-1। अरुणाचल, अरुण कहाँ गया था? गोवा, 2 नंबर के पैसे ना, 2 लिख लो। अरुण और गोवा के पास 2, 1-1 तो लिखा ही हुआ है। 5 स्टेट बताना 2-1 वाले, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। सिंगल सिंगल सीट के 3 स्टेट बताना, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। इसके बाद नीचे संघीय क्षेत्र दिए यूटी, दिल्ली के 7-3 70 का आंकड़ा है, 70 एमएलए हैं दिल्ली में, दिल्ली राजधानी है, सबको पता हो। 7 लोकसभा 3 राज्यसभा, 70 लिख लो एमएलए, सबके एमएलए नहीं पर दिल्ली के पता होने चाहिए। और पौंडीचेरी की सिंगल सिंगल सीट है, इस मामले में पौंडीचेरी चौथा है जिसके पास 1-1 सीट है। 3 कौन थे? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये चौथा है। 5 बताना 2-1, 2-1 वाले, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। 4 बताना सिंगल सीट वाले, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पौंडीचेरी। ठीक है, अब वापस आ जाओ अपने पेज पर, पेज नंबर 77 पर वापस आ गए। अगला पॉइंट तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक बार पहले बोर्ड पे देखो, तुमने सारी सीट रिकॉल कर ली, अब बोर्ड पे देखो एक बार। ऐसे स्टेट्स बताओ जिनकी सीटें 2-1 हैं, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। कितने स्टेट्स थे ऐसे? अच्छा, 3 स्टेट बताओ जिनकी सिंगल सिंगल सीट है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। एक यूटी भी इनकी कैटेगरी में है, पुदुचेरी। अब सिर्फ बोर्ड पे देखो और समझो, रटोगे तो तुम फंस जाओगे। वो तुम्हें कहेंगे इंडिया में कितने टोटल स्टेट्स और यूटी मिला के सिंगल सीट राज्यसभा है। सिंगल सीट राज्यसभा, वो 2 की बात नहीं कर रहे, वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, यानी ये सब भी आएंगे। वो कह रहे हैं सिंगल सीट बताओ राज्यसभा कितने स्टेट्स में है, तो तुम इन 5 का भी नाम लोगे और इन 3 का भी। 8 हो गए प्लस 1 यूटी, कितने हो गए ये? 9। पेपर में वो फंसाते हैं, बच्चों का दिमाग इतना एक्टिव और अलर्ट नहीं होता, वो जानबूझ के कहेंगे टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें राज्यसभा की 1 सीट है। ऑप्शन में 3 देंगे, 4 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे। अब बच्चा रट के गया कि 3 स्टेट की सिंगल सिंगल सीट है, उसने पूछी ही नहीं, उसने सिर्फ किसकी स्टेट की, किसकी पूछी है? राज्यसभा, यानी पीछे की लिस्ट पूछी है। आपके दिमाग में रटा हुआ है कि 3 की सिंगल सिंगल सीट है, वो तो लोकसभा की है ना, राज्यसभा की तो बहुतों की है सिंगल सिंगल, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट देखो, अब समझ में आएगा। राज्यसभा के लिए, राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर। यूपी में सर्वाधिक कितने सदस्य हैं? 31। आगे अंडरलाइन करो, नागालैंड 1 सीट, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल और गोवा, इनमें भी कितने कितने मेंबर हैं? 1-1। कितने स्टेट हो गए गिनना जरा? 8 स्टेट हो गए, जिनमें कितनी कितनी सीट है? 1-1। सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है? यूपी, 31 सीट। और सिंगल सीट वाले कितने स्टेट हैं? 8। 8 कैसे याद करोगे? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। मिजोरम, सिक्किम की तो सारी 1-1 है लोकसभा राज्यसभा, लेकिन इस लिस्ट में 2 और 1 हैं। अगर लोकसभा कहें तो अलग आंसर आएगा, राज्यसभा कहें तो अलग आंसर, इसलिए नहीं रटने, समझने हैं ये। अगला पॉइंट देखो, राजस्थान छोड़ दो, ऐसे नहीं पूछेंगे।
संघ शासित क्षेत्रों में सिर्फ 2 में, दिल्ली और पौंडीचेरी में राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं। अंडरलाइन कर लो, दिल्ली में 3 और पौंडीचेरी में 1, तो 4 हो गए। यहां लिख लो टोटल 4, 229 प्लस 4, 229 राज्यों से और 4 यूटी से। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। अमेरिका की सीनेट, जो इनकी संसद है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में सभी राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या तुम्हारे सब स्टेट्स को बराबरी दी गई है जनसंख्या के अकॉर्डिंग? हमने लोकसभा में भी जनसंख्या देखी और राज्यसभा में भी। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अंडरलाइन कर लो, परमानेंट है। अभी कौन सी राज्यसभा चल रही है? टूटी नहीं आज तक। कैसे कैसे हटते गए? 1/3। कितने साल बाद? 2 साल। जिन्हें काम करते हुए कितने साल हो गए? 6 साल। एक साथ कभी कोई हटता ही नहीं, इसलिए खत्म ही नहीं होती। ये टिक कर लो। एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं, 1/3 नए सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी दिक्कत से उबरने के लिए कितनी बार आपको लॉटरी सिस्टम या पर्ची सिस्टम वाला अपनाना पड़ा था? 1954 और 1956 में। बनी कब थी ये राज्यसभा? इसको 6 साल कब होने वाले थे? इस बीच में कितने कितने लोग हटा दिए गए? हाँ, ये उसके अकॉर्डिंग 1/3 की बात कर रहे हैं। इनको पूरे 6 साल मिले, जिनका नाम पर्ची पर आया 1/3 वो हटा दिए 2 साल बाद और फिर 4 साल बाद। लेकिन उसके बाद आज तक किसी को कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, सब अपने कितने साल पूरे करते हैं? 6 साल। अगला पॉइंट देखो, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 साल। और लोकसभा के लिए 25। तो अगर कोई राज्यसभा से बनता है पीएम तो उम्र कितनी चाहिए? और अगर लोकसभा से बनता है 25। तुम्हारा सबसे युवा पीएम कितने का था? कितने का था? 40। और सबसे बुजुर्ग पीएम कौन थे? ये बुजुर्ग मोरारजी देसाई। लेकिन ये लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग सीटों पे आ सकते हैं। ये 40 साल वाले कौन थे? राजीव गांधी। पहले राजीव राज्यसभा से ही थे, इनकी माताजी भी राज्यसभा से थी। चलो आगे पढ़ेंगे। तो 30 साल। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा आर्टिकल 64 में लिखा है। लिख लो यहां, अनुच्छेद 64, 64। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को 6 साल के लिए उपसभापति निर्वाचित करती हैं। अब बताओ कौन है आजकल सभापति और उपसभापति? राज्यसभा का सभापति कौन है? जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट है। राज्यसभा का सभापति कौन है? अब बस तुम्हारे पढ़ते पढ़ते ही हट जाएंगे। या अगस्त में ना तुम्हारा इस साल राष्ट्रपति बनेगा, पता है ना? ऐसे ही उपराष्ट्रपति बनेगा। और उपराष्ट्रपति बनेगा तो कौन सी पोस्ट पे नया आदमी आएगा? सभापति। इनको काम करते हुए कितने साल होने चाहिए? ये असलियत में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने साल के लिए आते हैं? तो 2017 में आए थे वेंकैया नायडू। अब कब हटने वाले हैं? 2022 में। लिख लो यहाँ, अगले महीने हटेंगे। कौन बनेगा अभी नहीं पता, लेकिन अभी लिख लो, 1 महीने यही चलेंगे। तो यहाँ लिखो सभापति वेंकैया नायडू। ये इन 245 में है या बाहर से हैं? ये बाहर से है, ये 45 में नहीं है। 245 से अलग है, ये लिख लेना, बाद में तुम वहां ये भी भूल जाओगे। 245 से अलग, तभी तो इसको कभी ज्वाइंट सेशन का हेड नहीं बनाते। नेक्स्ट लिख लो यहीं पर, उपसभापति कौन है आजकल? हरिवंश। हरिवंश राय बच्चन याद है ना, उन्हीं के नाम पर हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, ये तो भी चलेंगे कई साल। हरिवंश नारायण सिंह ये उपसभापति हैं राज्यसभा के, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा। 6 साल के लिए आए हैं, क्योंकि ये तो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। ये उसकी तरह नहीं है कि सभापति बाहर से आया। तो हरिवंश नारायण सिंह 2020 में बने, 26 तक चलेंगे, अभी तो कई साल हैं इनके। नेक्स्ट लिखो इसी में, राज्यसभा का नेता कौन है आजकल? पीयूष गोयल। लिख लो राज्यसभा का नेता। नेक्स्ट पे मैंने लिख दिया राज्यसभा का नेता पीयूष गोयल। बड़ा नाम है, सबने सुना होगा, पीयूष गोयल। यहीं लिख लो राज्यसभा के डिप्टी लीडर, या जैसे कहते हैं उपनेता या सहनेता कह लो, राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी पीयूष गोयल को असिस्ट करते हैं। राज्यसभा का उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी से हैं, नाम से पकड़ गए होगे तुम, माइनॉरिटी से। मुख्तार अब्बास नकवी ये उपनेता हैं। नेता कौन है? पीयूष। सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, अगले महीने हट जाएंगे। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण, नेता पीयूष गोयल, उपनेता कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। यहाँ फटाफट से लास्ट लिखो, विपक्ष का नेता कौन है? कौन है बताओ विपक्ष का नेता? कई बार तुमने नाम सुना है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लिख लो राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा तो खाली पड़ी है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन
मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो 4 बड़े नाम पढ़ लिए हमने। एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, एक फिर उसी का काम करने के लिए कौन बना रखा था, हरिवंश नारायण सिंह, और विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहाँ का नेता कौन है, पीयूष गोयल, और उपनेता कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। ये माइनॉरिटी क्यों कहे मैंने, क्योंकि ये मोमडन है, मुस्लिम है, मुस्लिम माइनॉरिटी है आपके यहाँ। चलो वापस आओ पॉइंट्स पर, 5-6 चीजें आपको याद रखनी है, कहीं भी पूछ लेंगे इनको। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 64 लिखवाया ना मैंने, ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 साल के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। तो क्या नाम है आजकल उपसभापति का, हरिवंश नारायण सिंह। अगला पॉइंट पढ़ना, संसद द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति में सन 2003 में 2 चेंज किए गए। क्या है चेंज, पहले सुनो सभी लोग। पहले क्या था, आपके देश में एक प्रावधान था, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी था बीजेपी या कांग्रेस का, वो हार गया इलेक्शन, हार तो कोई भी सकता है, कोई बहुत बड़ा आदमी, इंपॉर्टेंट कोई आदमी जो इलेक्शन हार गया, 543 में उसका नंबर नहीं आया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको मंत्री बनाना ही बनाना है हर हाल में। अब सोचें यहाँ सरकार बनी और एक तरह से सोचे, देखो मोदी जी हार जाते फिर क्या करते, ऐसा होना नहीं था, पर हार जाते तो सरकार बनी, पीएम ने कहा भाई ये आदमी जरूर हार गया होगा बेशक, लेकिन इसको मंत्री पद दूंगा मैं, मुझे इसको मंत्री इसमें मंत्रालय में ऐड करना, इंपॉर्टेंट आदमी है। तो क्या पीएम हारे हुए व्यक्ति को मंत्री बना सकता है या नहीं बना सकता, फिर तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अगर ऐसे कर लें तो संविधान कहाँ जाएगा, बना सकता है, पर क्या कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन है, ये हारा कौन से चुनाव था, मंत्री बना लो, 6 महीने के अंदर इसको कहीं ना कहीं का मेंबर बना देना। अब 6 महीने के अंदर 100% सीट खाली हो ही जानी है। इतने बड़े देश में राज्यसभा के 245 में से किसी ना किसी का टाइम पीरियड तो हमेशा पूरा होता रहता होगा ना भाई, 1/3 आदमी कितने साल बाद हटते हैं, 2 साल बाद, तो किसी ना किसी का नंबर तो आ ही जाता है हटने में। अब आप ये लगाओ, इस 245 में से तुम्हें और मुझे तो वोट डालने नहीं, इसमें तो सरकार के आदमी बैठे हैं। आज की डेट में देखें लोकसभा, इसमें राज्यसभा में बीजेपी की कितनी सीट मैंने बताई, कितने लोग इनके हैं, 100। इस 245 में से 100 मान लो एक हट गया, रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया, तो बीजेपी की तो चुटकियों का काम है यहाँ लाके बिठा देना, अपने एक स्टेट को फोन घुमाएगी, हाँ एक आदमी हमें चाहिए वहां से, उस राज्य से भेज दो, तुम्हारी सीट खाली होने वाली है। और हम ये भी जानते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सीटें हैं वो बीजेपी के एक फोन से काम कर देंगे। तो जो आदमी हार भी जाए ना लोकसभा का इलेक्शन, वो भी मंत्री बना सकते हैं, पर कंडीशन क्या होगी, 6 महीने में उसे कहीं का भी सदस्य बनना पड़ेगा। अब वो जहां से हारा है वहां का तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता, तो कहां का बना देंगे, राज्यसभा। इसको हम अपनी भाषा में आम लोग कहते हैं बैकडोर एंट्री, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर बैकडोर एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस सरकार के आप चहीते हो, आप इलेक्शन में खड़े होकर हार भी गए हैं तो भी आपको टेंशन नहीं, क्योंकि आपको किसका मेंबर बना दिया जाएगा, राज्यसभा। ये बनाना किसके हाथ में है, ये तो पीएम के हाथ में है। किसी को भी अपने यहाँ जहाँ दबदबा है वहाँ किया। अब हरियाणा से देख लो ना, या यूपी से देख लो, किन सरकारों का दबदबा है, बीजेपी का। बीजेपी अपने, अगर राज्यसभा में यूपी से 31 आदमी जाते हैं, हरियाणा से 5 आदमी जाते हैं, तो एक को फोन करते ही सीट खाली होकर पहुंच जाएगा नया आदमी जो पीएम का चहीता होगा। इसमें एक कंडीशन थी पहले, क्या थी कि वो जिस स्टेट का है ना आदमी, मान लो यूपी का है तो बस यूपी की सीट से ही आ सकता था। जब इसमें इनको देखा ना कि यार हमारा आदमी हमारी मर्जी का नहीं आ पाता, तो इन्होंने कहा अब ऐसी कंडीशन खत्म कर दो। 2003 से कह दिया कि अब एमपी किसी भी स्टेट का हो वो या ना हो, मान लो किसी भी स्टेट का वो ये है, नागरिक है, सिटीजन है, जैसे इंडियन सिटीजन किसी स्टेट में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एमपी पे किसी भी राज्य की सीट पे आ जाएगा। जैसे हरियाणा का आदमी तमिलनाडु की सीट से जा सकता है, कौन से इलेक्शन में, लोकसभा राज्यसभा। ये ठीक है या गलत है, गलत है कायदे से ना। आपके यहाँ के लोग जो आपने बनाए हैं, हरियाणा के 90 लोग, कितना अच्छा हो ये 5 आदमी हरियाणा से ही जाएं, कितना अच्छा हो यूपी से ही 31 आदमी आए। लेकिन अपने इस झोल मोल जो गड़बड़ किया ना इन्होंने, इसमें इन्होंने कर दिया कि भैया एक आदमी अब एक सीट पे नहीं आ पाता, देश में कहीं ना कहीं खाली है तो वहां से आने दो। अब आप अपने आप को देखो, इंडिया में आपकी जो पीएम बनी थी ना इंदिरा गांधी, ये जब पीएम बनी तब ये लोकसभा की मेंबर ही नहीं थी, ये असम से ये एमपी थी राज्यसभा की। मनमोहन सिंह का नाम सबने सुना है, ये तो तुम्हारी लाइव बात है, चलो तुम्हें ये ना समझ में आए, ये सबने सुना है। मनमोहन सिंह इलेक्शन तो ये लड़े ही नहीं थे लोकसभा का, फिर ये 10 साल पीएम कैसे रह गए, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य थे। और राज्यसभा का सदस्य तो कोई भी बन सकता है, उसका तो क्राइटेरिया टफ है ही नहीं, क्योंकि वहां जनता को कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो भेजेंगे पार्टियों के आदमी। तो ये वही 2 पॉइंट है, ध्यान से देखना। संसद द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति में 2003 में 2 संशोधन किए गए। पहला, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए अब ये जरूरी नहीं है कि उसका नाम उस राज्य विशेष की मतदाता सूची में हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, अर्थात उसका नाम भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में हो सकता है।
ये सीधे सीधे दिख रहा है कि किसी को कहीं कहीं मेंबर बना देंगे अपने फायदे के लिए। अगला, राज्यसभा के लिए अब होने वाला मतदान गुप्त होने की बजाय क्या होगा, खुला। अब पता चलता है किसने किसको राज्यसभा में भेजने के लिए वोट दिया, यानी कोई भी सरकार के खिलाफ काम नहीं कर सकता, सरकार को तुरंत पता चल जाएगा। नेक्स्ट टिक करना, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मंत्री परिषद कौन, जो हमने भेजी है, तो वो कहाँ के प्रति जिम्मेवार है, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। लिख लो, लोकसभा के प्रति है। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोकसभा वालों से, राज्यसभा से हमारा कोई सरोकार ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। नेक्स्ट टिक करना, राज्यसभा की किसी बैठक में गणपूर्ति, कोरम, हमेशा गणपूर्ति कितनी रखी जाती है, 1/10। इतने लोग होंगे तो काम चलेगा, ये टिक कर लो। किसी बैठक में गणपूर्ति, नेक्स्ट लाइन, 1/10 की उपस्थिति आवश्यक। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है बहुत आसान है, वो यही बता रहे हैं कि हमारे देश में सीटें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वहां की जनसंख्या, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी और एमएलए की भी। सीधी बात यह है इस पॉइंट में। इस पॉइंट को सेल्फ से रीड करना, उससे अगला टिक करना, संविधान में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, इसलिए सबसे ज्यादा सीटें किसको दी गई हैं, यूपी। कितनी राज्यसभा में, 31। कितने राज्यों को एक एक सीट मिली है, अभी तुमने पढ़ा था 8। कौन थे, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। एक यूटी भी था, पुदुचेरी को। चलो इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ। हमने टेबल ऊपर वाला कर ही लिया, नीचे देखो एक टेबल दिया है। राज्यसभा सदस्य जो पीएम बन गए, कायदे से पीएम कहाँ का आदमी बनना चाहिए, लोकसभा, बाहर के लोग भी बन गए जो एमपी थे राज्यसभा। इंदिरा गांधी टिक करो। 66 में जब किसकी मौत हुई थी, शास्त्री जी की, यहां लिख लो शास्त्री जी की मौत। तब ये एमपी राज्यसभा थी, पिताजी का काम चल जाता है राज्यसभा, पिताजी का नाम था ना, उसके कारण तो कांग्रेस नहीं भेजी थी। एचडी देवेगौड़ा 96-97 में पीएम रहे, ये लोकसभा के एमपी भी रहे थे वैसे तो, पर उस टाइम ये राज्यसभा के थे। इंद्र कुमार गुजराल ये लोकसभा के एमपी भी रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये क्या थे, ये राज्यसभा के। मैंने आपको शायद बताया इस देश में सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कौन था। हाँ, और मेरी बात को अकेले मत माना करो, इनको थोड़ा सा अपने आप भी सर्च कर लिया करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जितना पढ़ा लिखा पीएम आज तक तुम्हें नहीं मिला। इस आदमी ने एक तरह से देखा जाए तो 10 साल तुम्हें 10 नहीं 15 साल तुम्हें प्रभावित किया। कैसे, 10 साल तो ये पीएम रहा, पीएम रहे ये 2004 से 2014 के बीच, और उससे पहले ये वित्त मंत्री थे बहुत पुराने टाइम में, जब तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम। ये पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी का मर्डर हुआ था 91 से 96 के बीच में, तुम्हारे देश में इकोनॉमी एकदम से डूबने वाली थी। ये वो आदमी है जिसने उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो प्रधानमंत्री थे, और फाइनेंस मिनिस्टर के कुर्सी पर किसको बैठाया था, और मनमोहन सिंह जो है ना, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना बेहतर काम किया कि पूरे देश को एकदम से ऊपर ले गए थे। तुम्हें लगा इन्होंने क्या किया ऐसा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में पूरी इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ। इन्होंने एक काम किया, 2 पॉलिसी चलाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पहले तो ये जान लो कि ये आदमी इतना इंटेलिजेंट कैसे है, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ढेरों डिग्री इनके पास थी। ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। आरबीआई मतलब, आरबीआई का गवर्नर कोई अनपढ़ तो नहीं बन सकता होगा ना। तुम ये देखो, बैंक में नौकरी लगने के लिए भी आपको कितना पढ़ना पड़ता है, और वो गवर्नर थे वहां के, पूरे देश का सबसे बड़ा बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक। बैंक का क्लर्क और पीओ लगना ही लोग कितना मुश्किल समझते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। ये उसमें सबसे बड़े बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी था। गवर्नर से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, हर नोट पर साइन चलते हैं। अगर कोई आरबीआई गवर्नर है, इसका मतलब उसको देश की समझ कम है या बहुत ज्यादा है, वो एक एक चीज से वाकिफ है कि क्या ठीक है क्या गलत है। पहला पॉइंट जिससे ये दिखता है कि इसके अंदर दिमाग होगा। दूसरा, तुम्हारे देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज तो बहुत छोटी चीज होती है, यूनिवर्सिटी, पूरे देश की यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी काम करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। पूरे देश की यूनिवर्सिटी को जो पैसा मिलता है ना डेवलपमेंट का, भाई बिजली के पंखों का, हॉल बनाना है, ऑडिटोरियम बनाना है, लाइब्रेरी मेंटेन करती है, ये देता है पूरे देश की हर यूनिवर्सिटी को, ये देखता है, जो सरकारी है, प्राइवेट नहीं। यूजीसी के ये हेड रहे, तो यूनिवर्सिटीज के, पूरी यूनिवर्सिटीज की इंडिया की कमीशन का हेड कोई पागल आदमी तो नहीं बनेगा, ना कोई चुनावी नेता होगा, ये कितना पढ़ा लिखा आदमी होगा। तीसरी बात, तुम्हारे देश में पहले एक कमीशन बनता था जिसको बोलते थे पीसी, आधे प्रियंका चोपड़ा ना समझे, ये पीसी मतलब है प्लानिंग कमीशन। पीएम इसका मुखिया होता था, और पीएम तो आधी बार भैया अंगूठा छाप भी बन सकते हैं। पीसी प्लानिंग कमीशन का जो उपाध्यक्ष होता था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि पीएम तो अध्यक्ष है, वो बस साइन करेगा, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। सारा मेन काम किसके हाथ से निकलेगा, तो देश की प्लानिंग करने का कमीशन का ये सेकंड बड़ा अधिकारी था, क्योंकि फर्स्ट बन नहीं सकता था। फर्स्ट तो लिखा है लीगली सिर्फ पीएम बनेगा, तो ये बन ही नहीं सकता था, ये प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष था। चौथी बात, न जाने कितनी बार इकोनॉमिक पॉलिसी जब सेट करती थी ना सरकारें, तो इनको बुलाती थी कि सर आपको इकोनॉमिक्स की समझ है, देश के लिए क्या बेहतर होगा, यानी ये प्लानिंग्स का हिस्सा था ये आदमी। अब इतनी सारी चीजें सोच के बताओ, ये आदमी अगर कुछ कहेगा तो वो ठीक कहने के चांसेस हैं या गलत कहने के,
एक तरह से यही गारंटी है मैं इतना पढ़ा लिखा काबिल आदमी। इसने 1990s में तुम्हारे देश की हालत ऐसे स्पीड से गिर रही थी और ऐसा लग रहा था कि देश बर्बादी के कगार पर है। जैसे श्रीलंका में नहीं हुआ, ऐसा हमारा देश 90 में होने वाला था। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि कैसे देश निकाला जाए बाहर। हर समय की जरूरत अलग होती है। उस टाइम पे 20-30 साल पहले की जरूरत थी कि अगर हमें देश को बाहर निकालना है तो हमें पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, और ये 2 पॉलिसी लेकर आए थे। पहला LPG, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसके 3 वर्ड्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लास 10th में इस नाम का चैप्टर है पूरा, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया इंडियन इकोनॉमी नीचे क्यों गिर रही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। L का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इनका मतलब मैं अभी बता दूंगी। इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। दूसरे का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में कह सकते हैं निजीकरण। आजकल बड़ी स्पीड से चल रहा है। और ये तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, इसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अब इन तीनों के मतलब जानो। उदारीकरण का मतलब क्या है? आपके देश में ना आज़ादी के बाद दुनिया को दिखता था ये बहुत फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। जैसे हमारी देश में आबादी बहुत स्पीड से स्टार्टिंग से बढ़ रही है, कोई आज की बात नहीं है। आबादी बढ़ने के कारण दुनिया को था कि भैया इस देश में अगर मार्केट डेवलप हो जाए ना तो ये हमारा बहुत बड़ा पैसा कमाई का साधन बन सकते हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने स्टार्टिंग में कह दिया भैया बाहर के सामान को बैन रखेंगे, हम नहीं आने देंगे। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, चाइना हो, हमारे यहाँ आपका सामान नहीं बिकेगा, हमें माफ़ कीजिए। तो ठीक है, अपनी मर्जी, हर देश के अपने नियम होते हैं। हम एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम ज़्यादा सामान बाहर ना भेज के राजी थे और ना अपने देश में, क्योंकि हमारे संस्थान अभी उभर रहे थे। अभी हमारे जूते बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, पेन बनाने वाले, जो स्कूल की ड्रेस बनती हैं, यूनिफॉर्म बनती हैं, बैग, ये सब लोग उभर रहे थे। इनिशियल स्टेज था। तो हमारी सरकार ने कहा अभी फिलहाल बाहर वालों को मत आने दो, वो आएंगे उनका सामान हमसे बढ़िया हमारा बिकेगा नहीं। हमने अपने यहाँ के लोगों को, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस चला रहे थे, मैन्युफैक्चरर्स से, इनको संरक्षण दिया कि आप अपना काम अच्छा करो, चिंता ना करो, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो उस टाइम पर हमारे घर में जितने स्विच बनते थे, ये जितने घरों में स्विच लगते हैं, प्लग लगते हैं, भाई पेचकस है, कोई भी सामान है, सब इंडियन था स्टार्टिंग में। 1950 से लेके 1990 40 साल आपके देश ने पूरी तरह बैन रखा था विदेशी सामानों को। तो बाहर के लोग, जो इंडिया से बाहर अमीर लोग जाते ना, ये शॉपिंग कर सकते थे बस बाहर, बाकी हम आम लोगों के लिए था ही नहीं, सामान मार्केट में आता नहीं था। 1990 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर पूरा एक पेज दिया हुआ है 10वीं क्लास की NCERT में, इसने पूरे वर्ल्ड को कहा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज गति से बदल रही है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं, 164 कंट्रीज, इन सबको अपने यहाँ मार्केट डेवलप करना चाहिए और बाहर से सामानों को आने दो और अपना सामान बाहर भेजो। तुम्हें दुनिया में सामान बेचने का मौका मिलेगा तो तुम सामान बना भी तो पाओगे। इसकी ये बात सबको ठीक लगी। फिर इसने कहा देखो भाई फायदा इसी में है, कूप मंडूक बने रहोगे, कुएं के मेंढक यहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। WTO की ये बात हमें ठीक लगी और है भी ठीक। कोई बच्चा अगर सिर्फ गांव में ही पले बढ़े और गांव में ही रह जाए पूरा जीवन तो उसका विकास होगा ही नहीं। विकास कब होता है? जब आदमी बाहर निकलता है, वो देखता है दुनिया कितनी आगे है, दुनिया को कितनी अकल है, लोगों को कितनी भाषाएं आती हैं, लोगों का उठने का तरीका, बैठने का, हर चीज़ अलग है, तभी तो सीखता है इंसान। डेवलपमेंट के लिए अपने एक तरह कंफर्ट जोन, इससे बाहर जाना पड़ता है। अब WTO की बात हमें रास आई और हमारी सरकार ने फिर 1-2 साल दिए कि भैया कंपनी वालों, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं, अब कंपटीशन बढ़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बदलो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, अच्छे प्लग बनाओ, अच्छे कूलर, अच्छे AC, ये पंखे तब AC थे नहीं, तो अच्छी चीज़ें बनाओ। हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना हमारे यहाँ कभी इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया गया। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज 2022 में भी जितने लोग BSc करते हैं या BTech करते हैं, तुम्हें लगता है वो सच में पढ़ के आते हैं? तुम में से कई लोग बैठे होंगे ऐसे ना जो हाईली डिग्री होल्डर हैं, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारा फेलियर सिस्टम का है। अपने देश में पढ़ा हुआ, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा हुआ लड़का भी अच्छी नौकरी के लिए तरसता है। जिसके माँ बाप ने MBBS कराने में 1 करोड़ रुपया लगा दिया, वो जाके कहीं कहता है ना डॉक्टर में मेरी ये डिग्री है, तो कहते हैं महीने के 50,000 दे देंगे। अगर उस अगले के पिताजी ने 1 करोड़ रुपये लगा रखे हैं, 50,000 कमाने के लिए नहीं लगाए हैं। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है, फिर इतने ऑपरेशन कम से कम दिन में करोगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, तो जबरदस्ती वही पेशेंट्स को काटने वाला काम है। आपके देश में ना जो जितना काबिल है उसको उस हिसाब से काम नहीं मिलता, इसलिए आपके देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े लोग विदेश चले जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं। अगर काम आपके यहाँ मिलता हो तो कोई क्यों भागे? मैंने शायद कई बार जिक्र किया, सुनील सर का जो भतीजा था, बताया था अपने, जो सुनील सर हैं, साइंस पढ़ाते हैं आपको, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। सर के 3 भाई हैं सर, तो उनमें से जो बड़े वाला भाई है, उनका बेटा पिछले साल 22 साल का लड़का था, उसने BTech किया डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी से, और इस पेंडेमिक के दौर में उसने काफ़ी चीज़ें सीख ली, उसने अपनी स्किल इंप्रूव कर ली। उसने कोई फॉर्म वगैरह कुछ इस तरह का निकला होगा, उसने वो फिल किया ऑनलाइन, और उसको जर्मनी से कॉल आ गया कि भाई हमें आपका, उसने कोई प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने कहा होगा, उसने बना काम कर दिया थोड़ा सा कि हमें आपका काम अच्छा लगा और हम आपको हायर करना चाहते हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, 22 साल का वो लड़का जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 67 लाख की सैलरी पर पैकेज पूरे साल का, उसको उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे ये।
तो जैसे अचंभे वाली 22 साल का लड़का इतने रुपए, और हमारे यहाँ तो हर काम के लिए पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने देखा लड़का तेज दिमाग है, कंपनी को आगे ले जाएगा। तो 67 लाख का पैकेज, ये सुनील सर के भतीजे की सच्ची घटना है जिसको नेशनल न्यूज़पेपर्स ने कवरेज दी थी। उसके पिताजी टेम्पो चलाते हैं, टेम्पो जो चलते हैं ना ये चलाते हैं, और ना माँ पढ़ी लिखी। तुम उसकी माँ को देखोगे तो बिल्कुल साधारण महिला है। हम उनके घर गए थे, फिर उस बच्चे से भी मिलके आए, उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें इतना कैलिबर है। कैलिबर शक्ल पे थोड़ी दिखता है। अब उस लड़के को 67 लाख के लिए जर्मनी जाने का उसने प्लान बना लिया। फिर जैसे हम इंडियंस की आदत है कि हम सोचते हैं यार माँ बाप छूट जाएंगे, इकलौता लड़का है, बुढ़ापे में अब इनको जरूरत है, अब मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो उसने ये तक भी कहा कि अगर कोई मुझे इंडियन कंपनी, ये टीवी पे भी चली थी ये बातें, कोई इंडियन कंपनी मुझे 50 लाख दे देना तो मैं नहीं जाऊंगा। कितने कम करने को तैयार था वो? 17 लाख। 17 लाख किसी को पूरे साल में मिलते भी नहीं है इंडिया में, किसी को भी नहीं मिलते एवरेज को। अब वो लड़का इतने नीचे तक आने को तैयार था, मैं इंडिया में रह जाऊं। एक सिंगल कंपनी ने उसको कॉल नहीं किया कि भाई हमें अच्छा इंजीनियर चाहिए। तो आपके यहाँ ना वैल्यू नहीं है चीज़ की। अब वो लड़का वहाँ चला गया, उसको साल भर हो गया होगा, अब शायद पूरा साल हो गया होगा, तो सुनील सर ही बता पाएंगे। और वहाँ वो बढ़िया एडजस्ट कर गया। विद इन फ्यू ईयर्स वो करोड़ों रुपए कमाएगा। 22 साल उम्र कितनी होती है? करोड़ों रुपए कमा के, लेकिन वो करोड़ों रुपए कमा के देखो फायदा किस देश का कर रहा है? जर्मनी का। पढ़ा कहाँ था? हमारे देश में। उसकी गलती कैसे निकालें? उसने तो कहा था मुझे 50 लाख तक भी मिल जाए तो मैं यहाँ कर लूँ। कोई कॉल नहीं आया, और जर्मनी से उसका काम पसंद करके उन्होंने तुरंत उसको, उसकी टिकट फ्री की हुई, उसका 1 हफ्ते तक, पता नहीं 1 महीने तक रहना खाना भी फ्री रखा, ताकि कंपनी से पैसे मिलने के बाद वो अपने रेंट का घर भी ढूंढ ले और अपना खा भी ले। तो वो लोग ना इंसान को ह्यूमन एसेट समझते हैं। वो सोचते हैं ये इंसान एक बहुत बड़ी संपत्ति है, और हमारे यहाँ चलता फिरता कुछ कुछ समझते नहीं। 50 लाख कोई बोला ही नहीं, 17 लाख कमाने को भी कोई बोल तैयार नहीं था। तो WTO ने उस टाइम हमें कहा कि अपने देश का ना बढ़ाओ ये एरिया, बाहर निकलो, दुनिया को आने दो। हमने इनकी बात मान के और क्या चीज़ चला दी? हमने उदारता दिखाई। विदेशी कंपनियों ने कहा कि क्या इंडिया में अपनी कंपनी लगा लें, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। ये जो तुम आज कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स पहले नहीं थी। पहले सिर्फ हमारी एक कैंपा होती थी, इंडियन जो कोल्ड ड्रिंक थी ना उसको कैंपा उसका नाम था। फिर ये धीरे, हाँ कैंपा तुमने सुना नहीं? कैंपा गांव में तो आज भी लोग ना, आज भी गांव के लोग हर ब्रांड को कैंपा ही बोलते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हो गए कैंपा ले आ। कैंपा हमारी थी, इंडियन थी। फिर ये विदेशी आई, कोक, स्प्राइट और ये क्या क्या चल पड़ी है जो तुम पीते रहते हो। हाँ ये माउंटेन ड्यू और डर के आगे जीत है, ये इस तरह की सारी ये सब चीज़ें 91 के बाद दिखी। बस अब वापस और समझो कॉन्सेप्ट को। ये सब चीज़ें किसका एग्जाम्पल हैं? सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही, कपड़ों में बदलाव आया, जूतों में बदलाव आया। ये छोटे छोटे जो प्लास्टिक के प्लग्स हैं ना जिसमें ये घुसाते हैं कि भैया इसका यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आप बनाते थे। ये एक एग्जाम्पल है 10वीं क्लास में जो तुम्हें बता रही हूँ। उस आदमी का बहुत बढ़िया कामकाज था, जिसका ये काम साउथ इंडिया के किसी आदमी का एग्जाम्पल दे रखा है 10वीं क्लास में, कि उसके पास 40 आदमी काम करते थे, और उसको लगा ना जबकि ऐसा होगा, उसने सोचा मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन अगले 1 साल में उसका काम धंधा 80% नीचे आ गया, क्योंकि जो बाहर से स्विच आ रहे थे ना, वो क्वालिटी में, लुक में उसके पुराने स्विच से बहुत अच्छे। तुम लोगों को भी याद नहीं होगा, पहले ना घरों में स्विच भी अलग होते थे, बहुत अलग। मुझे तो वो भी याद है, जब हम छोटे थे तो वो अजीब सा ऐसे ऊपर नीचे करने का ब्लैक सा स्विच होता था। फिर तुम्हारे टाइम, आजकल तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई, और अब तो ये पता भी नहीं चलते, देखो कि स्विच लगे भी हुए हैं, इतने एडवांस। ये हमारे यहाँ नहीं बनता, प्लास्टिक का ज़्यादातर सामान बाहर से आता है। तो ये जो आपका मार्केट खुल गया ना, ये कौन सी पॉलिसी में खुल गया? आपकी चीज़ें इस्तेमाल होनी कम होती चली गई, क्योंकि आम इंसान को मतलब नहीं है मेरा देश या बाहर का देश, उसको मतलब है ये सस्ती चीज़ें हैं, महंगी है, अच्छी है, खराब है। और धीरे धीरे देखते देखते आपके देश के जो लोग थे वो बर्बादी के रास्ते पे आने लग गए थे, कि भाई वो सामान बनाते नहीं थे। लेकिन फिर लिबरलाइजेशन से जब बाहर का सामान आया तो कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, बाहर से सामान लाते बेचते, तो वो दूसरी तरफ धीरे धीरे ढलते चले गए। इसने लोगों को काम धंधा देना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें तो खत्म हुई, लेकिन बाकी चीज़ें डेवलप हो गई। विदेशी लोग आए, उन्होंने अपना पैसा आपके देश में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, काम तो आप ही लोगों को दिया, आपको जॉब मिला तो आपने सामान खरीदा, मार्केट में रोटेशन हुआ पैसे का, आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गई। प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है अगर लिमिट में की जाए। आज की सरकारें ज्यादा कर रही हैं। अभी आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ। हरियाणा की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अगर तुम्हें पता हो, जिसमें सरकार ने, लिखित में आया था अखबार में, सरकार ने क्या कहा, अगर किसी की सालाना आय 1,80,000 से कम है, ये बहुत ही कम है 1,80,000 पूरे साल के, किसी को इतने से कम मिलते हैं, तो वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसकी फीस हम भरेंगे, यानी सरकार भरेगी, 1100 रुपये तक हम उसको फीस दे देंगे। अब सोचो, अपने घर से बच्चा सरकारी जाएगा तो पैसे लेके जाएगा, और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार। बड़ा अच्छा काम है ना, अच्छी चीज़ तो है ये। लेकिन इससे पता क्या होगा, 5-7 साल बाद सरकार कहेगी बजट बहुत गड़बड़ा गया, और ये जो 1100 रुपये हम देते हैं, हम आगे इसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। उन 5 सालों में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए होंगे। धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल से एडमिशन्स खत्म।
अभी भी कम है, खत्म। फिर 2-3 साल बाद क्या करेंगे, बजट में कहेंगे सरकारी टीचर्स बिना बात तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चे तो हैं नहीं, बिना बात पंखे चला लेते हैं, खर्चा है, चपरासी रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर कहाँ जाएंगे, सैलरी तो मिलती है मोटी। फिर कहेंगे सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, जिसको खरीदने हो स्कूल वो बता देना। पूरे देश में इमेजिन करो, हर गाँव में स्कूल है, कितनी कितनी जमीन होगी, हर जगह कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, ये अरबों की संपत्ति है। किसके पैसों से बनी है ये? हमने कभी तो टैक्स दिया, हमारे माँ बाप ने दादा। हमारे उस पैसे की संपत्ति को बेचने वाला कौन? सरकार। वो पैसा खाने वाली सरकार, उस पैसे का इस्तेमाल हमारे लिए थोड़ी ना करेंगे, हमें पता ही नहीं कहाँ जाएगा। सारे स्कूल कुछ सालों में देखना तुम, बड़े जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, पूंजीपति, इनको ट्रांसफर हो जाएंगे। कारण यही होगा कि भैया हम तो मेंटेन कैसे करें, बच्चे नहीं आते यहाँ, हम कैसे करें। अब सारे बच्चे ढल गए प्राइवेट की तरफ, क्योंकि वो फ्री सोच रहे हैं इसको, वो सोच रहे हैं हमारी फीस कौन दे रहा है? सरकार ये फीस कुछ साल बाद बंद कर देगी, और जब वो गरीब लोग वापस आएंगे ना कि यार सरकार नहीं देती, चलो सरकारी में पढ़ते हैं, तब तक सरकारी स्कूल बंद हो चुके होंगे, इन पे बड़े बड़े ताले लटके होंगे, या इनके बोर्ड बदल के लिखा होगा अंबानी प्राइवेट स्कूल या अडानी प्राइवेट। हाँ, ऐसा ही होगा, यही फ्यूचर है हमारा, अडानी प्राइवेट स्कूल। और जब जाके यहाँ फीस पता करेंगे ना तो 5,000 मिनिमम फी है। अब बताओ, वो मजदूर का बेटा, वो किसान की बेटी कहाँ पढ़ेंगे? सब चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी आने वाले 5 से 8-10 सालों के अंदर कि तुम्हारे देखते देखते चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। और सरकार निजीकरण का, जो लोग पक्षधर है ना, जो कहते हैं निजीकरण अच्छी चीज है, निजीकरण अच्छी चीज है अगर चीज ऐसी हो जिसको अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई ये एरोप्लेन है, अमीर ही जाता है इसमें बैठ के, कर दो प्राइवेटाइज, हमें कोई दिक्कत नहीं, बेच देते एयर इंडिया, दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो है जिस चीज का इस्तेमाल कौन करता है? गरीब। और तुम उसको प्राइवेट कर रहे हो। जैसे गरीब के पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना भाई, एरोप्लेन में बैठने वाला 12,000 की टिकट ले चाहे 20,000 की, उसकी जेब पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर बस में चलने वाला आदमी जो रोज बेचारा 10 रुपए बचाने की सोचता है, अगर तुम टिकट 10 की जगह 50 की करोगे तो वो तो बेचारा मर गया, वो कैसे जीवन जिएगा? तो जो प्राइवेटाइज कहते हैं ना अच्छी चीज है, अमीरों वाली चीजों को प्राइवेटाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेचारा गरीब मुश्किल से जीवन यापन करता है उसकी चीजें क्यों प्राइवेटाइज करा रहे हो? और सरकार अब जो अगली नजर रख रही है ना, वो शिक्षा पे है। तुम्हारे ये स्कूल कुछ सालों में सारे जानबूझ के डूबते हुए दिखाए जाएंगे। ये सब चीजें ना इतनी प्लानिंग से होती है कि पता नहीं चलता कैसे चीजों का स्तर पहले धीरे 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 गिराया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है काम नहीं कर रहे। आज की डेट में किसी इंडियन से पूछो सरकारी स्कूल का क्या हाल है, तो वो 100% क्या कहेगा कि बहुत बकवास, कुछ पढ़ाई नहीं होती। ऐसी पिक्चर दिमाग में क्रिएट करके और 10-20 साल में रास्ता बन गया कि हर आदमी के मन में कि यार ये बकवास है, बहुत पैसा खाता है सरकारी स्कूल सरकार का और करता कुछ नहीं है, तो फिर इसको प्राइवेट करना बेहद आसान है। ऐसे ही बिजली में किया गया, ऐसे ही रेल में किया गया। जब चीजें प्राइवेट होती हैं तो पैसा क्यों कमाने लगती हैं भाई? सरकारी क्यों नहीं कमा पाती? क्या ऐसा है प्राइवेट में कि पैसा कमाने लगती है वो चीज? प्राइवेट में आदमियों से काम लिया जाता है, सरकार में निकम्मे जानबूझ के बनाए जाते हैं। अगर इन सरकारी स्कूलों पे टाइम टू टाइम स्कूल इंस्पेक्टर्स आए, हर मंडे चेकिंग हो, और स्कूल इंस्पेक्टर का काम ही ये हो कि आपके अंडर जितने स्कूल है ना, वो आपको मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जाके चेक करने हैं। किसी भी क्लास में इंस्पेक्टर जाए, तीसरी क्लास खड़ा हो, किसी बच्चे को यहाँ लिख के दिखाओ, नहीं लिखना है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये पकड़े जाएं। अगर 2 साल ढंग से काम कर लेंगे, टीचर्स कैसे नहीं पढ़ाएंगे? टीचर्स इसीलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि टीचर्स को पढ़ाने का माहौल ही नहीं दे रखा, इतने फालतू के काम दे रखे हैं ताकि आने वाले सालों में दिखाएं कि ये बकवास स्कूलें बंद करना ही ठीक है। फिर आपको और मुझे भी लगेगा हाँ यार ये सरकारी स्कूल कुछ करते ही नहीं है, जबकि असलियत ये है कि सरकार चाहती नहीं कि सरकारी स्कूल कुछ करें, वरना हर कोई काम कर सकता है। इन्हीं सरकारी स्कूलों से IAS निकले हैं ना पहले लोग। जब तक ये प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो पढ़ाई यही थी। आज भी सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, GK, करंट सब सीखना पड़ता है। टीचर बनना आसान नहीं है सरकारी स्कूल में, जो तुम पढ़ रहे हो ना तुमसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर कहते हैं सरकारी स्कूल में करते क्या है? माहौल तुम चाहते ही नहीं क्रिएट हो, फिर बनेगा कैसे? आगे देखो, नेक्स्ट शब्द क्या लिखा है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को एक साथ जोड़ दो। तुम्हारी चीजें बाहर जा रही हैं, बाहर की चीजें तुम्हारे यहाँ आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट डेवलप हो गया, उसमें तरह तरह की चीजों का आदान प्रदान। अब जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो आगे बढ़ेगा। अगर तुमने नोटिस किया हो पिछले 5-7 सालों में गुड़गांव बहुत डेवलप हुआ है, देखा है तुमने? फरीदाबाद डेवलप हुआ है, और आपका हैदराबाद, बंगलुरु, ये कुछ सिटीज ज्यादा डेवलप क्यों हुई हैं? यही क्यों आगे बढ़े? क्योंकि इन इलाकों में किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी का। ये सारी हाईटेक सिटी के तो नाम लिए हैं मैंने। जैसे इंडिया जो है ना, यहाँ का फायदा दुनिया उठा रही है अब बहुत। ये क्लास 10th का चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसको कुछ तेज दिमाग लोग डिजाइन करते हैं और वो कंप्यूटर में अपना पूरा प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। भाई ऐसे ऐसे ये चीजें होनी है, उनका कोई खर्चा नहीं है, बस एक टीम बैठी है एक्सपर्ट्स की, कंप्यूटर पे वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से कंप्यूटर से ये सारा सामान इस पे बना के चाइना भेजा जाता है, और चाइना को कहा जाता है हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, जिसको उन्होंने दिखा दिया 3D और इन सब में बना के। चाइना के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी सस्ती है, चाइना ने इस काम को ले लिया, चाइना को पैसे मिल जाएंगे, चाइना के पास टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया है ना, इसने सामान बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया।
अब इस प्रोडक्ट को शिप्स के थ्रू ले जाया गया, मान लीजिए अमेरिका से ये गया था कि भाई तुम ये बना दो, तो वहां से शिप्स भर भर के अमेरिका और यूरोप जाएंगे इस सामान के, ये उस सामान को दुनिया में बेचेंगे, पूरे वर्ल्ड में पूरा नेटवर्क डेवलप करेंगे, सामान को बेचेंगे। अब उस सामान में कोई दिक्कत भी तो आएगी, देखा ना लिखा होता है फ्री कॉल, टोल नंबर लिखा होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हर प्रोडक्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। देखिए ये चीजें तुम लोगों ने, ये जितने नंबर दिए होते हैं ना, इस पूरे सर्कल में हम भी आते हैं, क्योंकि लगभग जितने कॉल सेंटर्स हैं आप देखो वो इंडिया में बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। ये जो विदेशी जितनी चीजें बिकती हैं ना, इन सब में कोई भी दिक्कत आने पे आप तुरंत से उस पर लिखा होता है कि कॉल एट दिस नंबर, आप कॉल घुमाते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे कामकाज हम भी कर रहे हैं और इसीलिए इंडिया में लगातार क्या बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात पता है क्या है, असली मोटी कमाई जो है ना वो या तो अमेरिका कर रहा है या चाइना। चाइना टेक्नोलॉजी के दम पे और अमेरिका दिमाग के दम पे। इस बीच में काम सबका हम भी कर रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि हम नहीं कमा रहे हैं, कमा तो हम भी रहे हैं, लेकिन जितना हम कमा सकते हैं ना उतना नहीं कमा रहे। कॉल सेंटर की तनख्वाह 10,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 से ये तनख्वाह जाते जाते लाखों तक है। डिपेंड करता है आपकी काबिलियत कितनी है, आपका स्पोकन लैंग्वेज पे कितना अच्छा होल्ड है। यहाँ लाखों रुपए कमाने वाले लड़के भी लगे हुए हैं और यहाँ 10 से 12 से 15,000 कमाने वाले लड़के भी लगे हुए हैं। तो पूरी दुनिया में ये सिस्टम जो डेवलप हुआ ना, जिसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए, इसी को क्या नाम दिया गया है? यही है ग्लोबलाइजेशन। इसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आ गया समझ में? ये 3 वर्ड्स हैं। ये किसने दिए हैं? ये इंडिया में किसने इस्तेमाल किए? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लिबरलाइजेशन से बाहर के लोगों को यहाँ आना आसान लगा, इसलिए तुम्हारे देश में अलग अलग फैक्ट्री चल रही हैं जिसमें काम तुम्हें मिलता है, प्रॉफिट उन्हें मिलता है पर काम तुम्हें मिलता है। दूसरा क्या शब्द है? प्राइवेटाइजेशन। कुछ सेक्टर्स प्राइवेटाइज नहीं करने चाहिए थे, जिनमें बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक चीजें और शिक्षा, पेट्रोलियम तो चलो कोई नहीं बिक गया फिर भी, लेकिन जैसे बड़ी चीजें कहें तो जैसे आने वाले समय में ऐसा ना हो कि परमाणु को भी बेच दें। न्यूक्लियर पावर भी सरकार की ही होनी चाहिए, अदरवाइज पता चलेगा अडानी बम बना रहा है और अंबानी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले शिक्षा भी बेचनी नहीं थी, लेकिन अब शिक्षा मेरे पढ़ाते पढ़ाते मैं देख रही हूँ, मैं क्लास में पढ़ाती थी कि 6 ये फील्ड है जो कभी प्राइवेटाइज नहीं होंगे, लेकिन मेरे देखते देखते उनमें से 2-3 फील्ड सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिए। अब 2-3 बच गए बस, जो सरकार, जैसे इसरो का काम है वो सिर्फ सरकार देखेगी, एटॉमिक एनर्जी का सारा काम सरकार देखेगी। पहले ऐसे पढ़ाई का काम भी सरकार का ही था, प्राइवेट लोग खोल सकते थे पर काम नहीं करते थे उस तरह से। और ग्लोबलाइजेशन का फायदा सारी दुनिया आपस में जुड़ गई है, ये मार्केट दुनिया भर में चल रहे हैं, पूरे दुनिया के देश इसमें हेल्प कर रहे हैं। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? ये किस पीएम के टाइम की देन है? पीएम थे नरसिम्हा राव। उस टाइम आपका मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे जब ये पॉलिसीज आई थी। एक पॉलिसी और दी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि अपने पड़ोसियों को देख लो जो तुम्हारे साथ आजाद हुए थे। इस बेल्ट में, मैप में ये बेल्ट देख लेना, तुम्हारे पास अगर मैप हो तो, यहाँ तुम्हारे पड़ोस में बहुत सारे देश हैं जो तुमसे बहुत आगे निकल गए, जिनमें 1-2 के नाम पता है किसी को? थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, अगर तुमने नाम सुने हो ये सब 48 में आजाद हुए हैं, 47, 48, 49। लेकिन आज तुम अगर यहाँ जाओ तो आंखें चौंधिया जाती हैं। इतनी बेहतरीन सड़कें, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे बिजली जिसके दाम बहुत कम है, बहुत सारे देशों में फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन सिस्टम। तो इनकी और तुम्हारी आजादी तो एक साथ थी। ये कोई बहुत अमीर भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है, फिर ये तुमसे कैसे आगे निकले इसको जानो। इसके लिए एक पॉलिसी क्या आई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी जी ने कहा लुक से काम नहीं होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाओ, और अब तक अपनाया कुछ नहीं है, बस कह दिया लुक ईस्ट को क्या बना दिया गया? एक्ट ईस्ट। तो अब इंडिया में कौन सी पॉलिसी चल रही है? एक्ट ईस्ट, जिससे हुआ कुछ भी नहीं, रिजल्ट इज 0। तो चलो इसको फिर हम कल पढ़ेंगे आगे।